हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ पीआईबी। आज हम हैं वो टर्न 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की साथ में न्यूज़ करने वाले हैं। तो मोस्टली जो न्यूज़ है रिलेटेड है, जो 10 अक्टूबर को है वो है कि प्राइम मिनिस्टर है वो एशियन विजिट हो रही है, एशियन मीटिंग हो रही है, उसमें विजिट किया उन्होंने। तो पहले अपन एशियन के बारे में समझ लेते हैं कि एशियन क्या है। तो एशियन कंट्रीज है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये जो है 10 कंट्री से मिलके बना हुआ है जो साउथ ईस्ट एशिया में है। उसमें म्यांमार और ये कंट्रीज है, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब आप देख लेना, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपीन, वियतनाम। तो ये सब है। इसमें दो ऑब्जर्वर कंट्रीज भी है, ये है ईस्ट तिमोर एंड पपुआ न्यू गिनिया। देख लेते हैं इसके बारे में। इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 स्टेट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। टुगेदर इट्स मेंबर रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 600 मिलियन पीपल। अब ये सब जानने की जरूरत नहीं है। देखो, ये जो इसका सिंबल सिंबल है ना, ये सब राइस के दाने हैं। और ये राइस के आप दाने भी देखो तो ये टोटल 10 है, 10 है टोटल। इसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इफ टर्म्स ऑफ जीडीपी देखे, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, तो इसकी जो टोटल जीडीपी है वो अराउंड यूएस डॉलर 10.2 ट्रिलियन है इन 2022, विच कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली 6.5% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इन परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में देखे तो। और टोटल 60 करोड़ पीपल है इस लैंड पे, जो विच कैन कवर, देख लेते हैं, 60 करोड़ पीपल है टोटल इस लैंड पे। 60 crore people are residing there, which is also important, which is around 9 to 10% of the 9 to 10% नहीं, around 8 to 7 to 8% of the total population of the world. तो फाउंडिंग देखे तो कैसे है? द प्रीडिसेसर ऑफ एशियन वाज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, formed on 31st July 1961, consisting of Thailand, Philippines and Malaysia. ASEAN itself was created on 8 August 1967 when foreign minister of five countries, Indonesia, Malaysia and Philippines, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो दो नई कंट्रीज आई, वो कौन सी थी? सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। दिस वन टू न्यू कंट्रीज। बाकी ये सब पार्ट थी इसकी एसोसिएशन ऑफ एएसए की। तो 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ जब पांच कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आके मिले, और उन्होंने तब अकॉर्डिंग टू द फिर साइन द एशियन डिक्लेरेशन। तो बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो अभी जो मीटिंग हो रही है वो हो रही है, ये 49 एंड 45 मीटिंग हो रही है जो लाओस में हो रही है, वियन टाइम में। और ये बाइन्यूअल मीटिंग होती है। और अपन ने इसका मोटो तो अपन ऑलरेडी देख लिया, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इसका हेडक्वार्टर पर जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसके साइडलाइन में ही अभी 21st इंडिया एशियन समिट भी हो रही है। और ईस्ट एशिया समिट भी होती है जो एनुअल होती है, 2005 से हो रही है और 18 सेशन है। इसमें टोटल जो कंट्रीज है वो 18 कंट्रीज है। उसमें 10 तो वही है एशियन मेंबर्स है, प्लस 8 है उसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशियन फेडरेशन एंड यूएसए। दीज आर 8 कंट्रीज विच आर पार्ट ऑफ ईस्ट एशियन समिट, जो कि एनुअली हो रही है सिंस 2005। बस इतना ही जाना था, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इसको रखते हैं। फिर इसमें ज़्यादा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है वो है तो फाइनेंस की तरफ से है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से। ये जो टैक्स डिवोल्यूशन किया हुआ है 1,78,173 करोड़ टू स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग वन एडवांस इंस्टॉलमेंट ऑफ अराउंड, तो 2 महीने का साथ में कर दिया। पर मंथ ये लोग अराउंड 90,000 रुपीज़ ट्रांसफर करते हैं टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा किया है यूपी को, अराउंड 31,962 करोड़। और बाकी अगर ये सब टोटल डिटेल्स है आप देख लेना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि टैक्स डिवोल्यूशन होता किस प्रकार से है। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था
2021 से 2026 तक वो रिकमेंड करेगा। तो इसमें इसके जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। इन 15 फाइनेंस कमीशन असेसमेंट ग्रोस टैक्स रेवेन्यू फॉर 5 ईयर पीरियड इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 135 लाख करोड़। तो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो 5 साल के पीरियड में टोटल 135 लाख करोड़ होने वाला है। आउट ऑफ दैट डिविजिबल पूल आफ्टर डिडक्टिंग सेस एंड सरचार्ज व्हिच आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 103 lakh crore. State share at 41% of divisible pool comes to around 42.2 lakh crore for 2021-26 period, including total grants of rupees 10.33 lakh crore details later and tax devolution of around 42.2 lakh crore. Aggregate transfer to state is estimated to be remain around 50.9% of the divisible pool during 2021-26. तो टोटल जो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है उसका जो अराउंड 50% है वो स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट एंड डिवोल्यूशन। द 15 फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर डिवोल्यूशन प्लस ग्रांट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 34% ऑफ द एस्टिमेटेड ग्रोस रेवेन्यू रिसिप्ट। जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट होती है उसमें टैक्स भी आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरली कंपेयर कम होता है, टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होता है। तो इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इसमें शेयर नहीं किया, मतलब टोटल जो रेवेन्यू है उसका 34% टैक्स रेवेन्यू का ऑफ द यूनियन लिविंग एडिकेट जो शेयर किया जाएगा स्टेट के साथ। बाकी जो 66% होगा वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, यूनियन के पास ही रहेगा। लिविंग एडिकेट फिजिकल स्पेस फॉर द यूनियन टू मीट इट्स रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड स्पेंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन नेशन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन देखे तो किस बेसिस पे किया जाता है, तो पॉपुलेशन देखी जाती है, वो 2011 की पॉपुलेशन है, 15% वेट उसको दिया जाता है। एरिया को वेट दिया जाता है विच इज अराउंड 15%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को वेट दिया जाता है जो कि 10% है। इससे पहले जो हाँ 2014 का जो फाइनेंस कमीशन था, 2015 में जो फाइनेंस कमीशन था, 14 फाइनेंस कमीशन, उसमें फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट कवर था, उसको 7.5% वेट दिया जाता था। अब उसको 15 फाइनेंस कमीशन में चेंज करके 10 कर दिया गया है और फॉरेस्ट और इकोलॉजी वर्ड इंक्लूड किया गया है। इनकम डिस्टेंस है वो 45% वेट दिया जाता है। पहले जो था 14 फाइनेंस कमीशन में टोटल वेट था उसका 50% था। और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स ये दो नए ऐड किए गए हैं, 2.5% है, और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% विच इज आर न्यू एडेड। पॉपुलेशन 14 फाइनेंस कमीशन में 1971 की पॉपुलेशन को भी वेट दिया जाता था जो हटा दिया है, 17.5% था उसको आई थिंक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और इसमें ऐड कर दिया गया है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स में। तो ये चीज़ें हैं, बाकी ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं अपन को। तो बस इस पेपर इसमें तो यही न्यूज़ थी 10 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को देखते हैं। तो 11 अक्टूबर को जो फर्स्ट न्यूज़ थी वो थी, इसमें इम्पोर्टेंट थी कि मतलब पढ़ना हो तो पढ़ लेना कि पीएम पे ट्रिब्यूट टू भारत रत्न नानाजी देशमुख ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। पीएम पे ट्रिब्यूट टू लोकमान्य जयप्रकाश नारायण ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 1995 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एंड जो बीजिंग में हुई थी, सिंस 2011 जब यूएनजी ने अप्रूव किया तब से ये अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं 11 अक्टूबर को। और इस साल की जो थीम है वो है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। फिर नेक्स्ट वी हैव दिस पीएम गति शक्ति 81st मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप अंडर पीएम गति शक्ति एवल्यूएट 5 की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो पीएम गति शक्ति क्या, अपन इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो ये है वो नेशनल, इसको नेशनल मास्टर प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इज एन इंडिया मेगा प्रोजेक्ट वर्थ रुपी $1.1.2 ट्रिलियन विच इज अराउंड 18 to 19 लाख करोड़ के बीच में। लॉन्च किया था 13 अक्टूबर 2021 में। इसके लॉन्च करने के पीछे यही कारण था कि जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो साथ में कोलैबोरेट कर सके, गवर्नमेंट प्लान को साथ में एग्जीक्यूट कर सके। नेशनल हाईवे अथॉरिटी है जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, एक इन्होंने एक स्पेशली एक पोर्टल बनाया गया है, उसके ऊपर जीपीएस बेस उन्होंने मतलब कहाँ पे क्या काम चल रहा है वो सब, और जो मिनिस्ट्रीज है आपस में साथ में कोलैबोरेट करके काम कर रही है, रेलवे और रोड ये सब चीज़ें। तो इतना इंपॉर्टेंट है। लॉन्च कब किया था, 13 अक्टूबर 2021 में, और इसको नेशनल मास्टर प्लान बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है, इसमें एमएनआरई जो मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एमएनआरई नोटिफाइड स्कीम गाइडलाइन ऑफ रुपी 500 करोड़ इनोवेटिव प्रोजेक्ट कंपोनेंट अंडर पीएम सूर्य घर योजना। तो ये पीएम सूर्य घर योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं।
तो इसको मुफ्त बिजली योजना भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या है इसका, देखो, free electricity for household. The scheme provide household with free electricity by installing subsidies rooftop solar panel, signifying reducing their energy cost, reducing electricity cost to the government. जब गवर्नमेंट ये सब करेगी तो गवर्नमेंट को भी जो इलेक्ट्रिक जनरेशन में जो पैसा खर्च होता है वो 75,000 करोड़ रुपए के आसपास एनुअली उनकी बचत होगी। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रेड्यूस कार्बन एमिशन। लॉन्च कब किया गया था वो इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी 2024 को इसी साल लॉन्च किया गया था। और इसका जो टारगेट है वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ऑफरिंग अ सब्सटेंशियल सब्सिडी कवरिंग अप टू 40% ऑफ द कॉस्ट। सो बस ठीक है, इसको ज़्यादा पढ़ लेते हैं इसमें। देखो, अगर आपका कंजम्पशन अगर 0 to 150 किलोवाट है तो आपको 1 से 2 किलोवाट का सोलर रूपट आप लगा सकते हो। आपको 30,000 की सब्सिडी अमाउंट प्रोवाइड की जाएगी। अगर 1 किलोवाट का लगाते हो तो 2 किलोवाट का लगाओ तो 60,000 मिलेगी, विच इज़ अराउंड 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट। और 40% जो सब्सिडी है वो आप उसको लोन के थ्रू ले सकते हो, वो भी कोलेटरल फ्री है। और उसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो रिपो रेट प्लस 0.5%, विच इज अराउंड लाइक अभी रिपो रेट 6.5% है तो टोटल 7% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और वो भी अच्छी चीज़ है। अगर आपका कंजप्शन अगर 150 से 300 यूनिट्स है तो आपको 2 to 3 किलोवाट का आप लगा सकते हो। उसमें जो 2 किलोवाट का लगाओ तो 60,000 है, 3 किलोवाट का लगाओ तो आपको 78,000 रुपीज़ सब्सिडी मिलेगी। और उससे ज़्यादा का लगाओगे तो आप 78,000 ही मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, द हाउसहोल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, द हाउसहोल्ड मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सुटेबल फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल, द हाउसहोल्ड मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, द हाउसहोल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल एनी अदर सब्सिडी फॉर सोलर पैनल। एक इसमें ये भी है कि इसमें जो 300 यूनिट तक है ना इलेक्ट्रिसिटी फिर प्रोवाइड की जाएगी। जो हाउसहोल्ड है ये सिर्फ हाउसहोल्ड के लिए है। जो 2015 में 2014 में एक स्कीम लाई थी रूफटॉप सोलर स्कीम, वो हाउसहोल्ड प्लस इंडस्ट्री की थी। उसमें जो टारगेट था गवर्नमेंट का, जो बाय 2022 40 गीगावाट तक का उनको एस्टेब्लिश करना था। और अभी वो स्कीम 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। सो 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे इसमें कहीं लिखा हुआ है? कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 3 किलोवाट। देखो यहाँ पे expansion of solar capacity. The scheme is projected to add 30 gigawatt of solar capacity through rooftop solar installation in the residential sector, signifying contribution to India's renewable energy goals. Enormous benefit है, job creation है, 17 lakh jobs will be created. And देखो, for instance, an average 3 kilowatt system can generate over 300 units per month, providing a reliable energy source and potential revenue. तो एडिशनली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, आप कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम बाय सेलिंग सरप्लस पावर जनरेटेड बाय द रूफटॉप सोलर सिस्टम टू डिस्कॉम। तो इसमें मॉडल सोलर विलेज भी क्रिएट किए जाएंगे। अंडर द मॉडल सोलर विलेज कंपोनेंट ऑफ द स्कीम, द फोकस इज ऑन एस्टेब्लिशिंग वन सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट, one model solar village per district throughout India. The initiative aims to promote solar energy adoption and empowerment village communities to achieve energy self-reliance. And the location of around 800 crore has been designated for this component, with rupees 1 crore provided to each selected model solar village. So, with 1.28 crore registration and over 14 lakh applications received, with substantial final outlay for initiative like model solar village. तो यही चीज़ है, इसको पढ़ लिया अपन ने। पीएम सूर्य पीएम सूर्य घर योजना 15 फरवरी 2024 को लॉन्च की थी। रूफटॉप सोलर पैनल, इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर पैनल इन 1 करोड़ हाउस होल्ड। टोटल आउटले है वो अराउंड 75,021 करोड़ रुपीज़ है। टारगेट है 30 गीगावाट का। और अप टू 2 किलोवाट तक 60% सब्सिडी दी जाएगी। फॉर एक्स्ट्रा 1 किलोवाट यू हैव टू 18 के एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट ये एक आपको ये चीज़ पढ़े तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी जाना चाहिए, जो COP21 था 2015 में पेरिस में हुआ था। उस टाइम पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। जो भी कंट्रीज है बिटवीन टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टोटल 121 कंट्रीज है, उनके लिए था। यही था उसको सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडेक्स ऑफ, दिस इज 178 करोड़, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीएसओ के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पर मंथ जारी किया जाता है ऑन 12th ऑफ द मंथ।
और इसमें जो 6 वीक का लैग होता है, मतलब अक्टूबर में जारी किया तो अगस्त के लिए जारी किया गया है। और इसमें जो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी है, तो माइनिंग का जो कंट्रीब्यूशन वेट होता है वो अराउंड 14% होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का अराउंड 77%, और इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 8%। बेस ईयर है वो है 2011, 2011-12। देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। बेस ईयर है वो 2011-12 है। और वेटेज देखना चाहो तो यहाँ पे देख लो, माइनिंग का अराउंड 14% है, मैन्युफैक्चरिंग का अराउंड 77% है, और इलेक्ट्रिसिटी का अराउंड 8% है। और जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसका टोटल वेट अराउंड 14.27% आता है उसमें। और ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत है नहीं। देखो, 12th of every month or previous working day, it is a holiday with a 6 week lag compiled with data received from sources agency। तो बस इतना ही है, ज़्यादा आपको इसमें जानने की जरूरत है नहीं। कौन जारी करता है वो सब जानना था। तो आज के लिए इतनी न्यूज़ है, ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बाकी न्यूज़ थी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।